अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पहले हम इस चैप्टर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुख्तलिफ मेथड्स देख के आए हैं प्लांट्स के अंदर, जिसमें हमने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा। तो आज हम पौधों के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स देखेंगे जिनके ज़रिए पौधे जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ गेमीट्स, स्पर्म्स एंड एग सेल्स एंड देयर फ्यूजन, आई.ई. फर्टिलाइजेशन। ये हमारे पास वो मेथड है जिसके अंदर गेमीट्स की प्रोडक्शन शामिल है, यानी कि गेमीट्स का बनना, स्पर्म्स और एग सेल्स का बनना, और देयर फ्यूजन यानी उनका मिलना, और फ्यूजन को हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। तो दो स्टेप के ऊपर ये कंजिस्ट कर रही है। फर्स्ट हम देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ गेमीट्स। जो पौधा होता है उसकी बॉडी के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे गेमीट्स ने प्रोड्यूस होना है। ज़्यादातर जो प्लांट के ग्रुप्स हैं हमारे पास, मेजर प्लांट ग्रुप्स, वो टू टाइप्स के होते हैं, मोसिस, फर्न्स, और दूसरा ग्रुप हमारे पास क्या है? सीड प्लांट्स। मोसिस और फर्न्स क्या हैं? ये हमारे पास नॉन फ्लावरिंग और सीडलेस प्लांट्स होते हैं, यानी बीज के बगैर जो पौधे होते हैं जिनके ऊपर फ्लावर्स नहीं लगते, वो हैं हमारे पास मोसिस और फर्न्स। दूसरा ग्रुप हमारे पास है सीड प्लांट्स। तो सीड प्लांट्स को भी हमने डिवाइड किया है दो ग्रुप्स में, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी ऐसे पौधे जिनके ऊपर फूल लगते हैं, फ्लावर होते हैं, उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। अब जो प्लांट के मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं वो मुख्तलिफ मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि जो गेमीट्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं उनको फ्यूज़ करवाया जा सके। स्पर्म और एग सेल्स को फ्यूज़ करवाने के लिए उनके पास मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं। फर्स्ट, मोसिस एंड फर्न्स के पास क्या मेथड होते हैं? उनके जो स्पर्म्स होते हैं मोटाइल होते हैं, यानी कि वो मूव कर सकते हैं, हरकत कर सकते हैं, और वो तैर के एग सेल्स को रीच कर सकते हैं। इसलिए ये जो प्लांट्स होते हैं, जाहिर सी बात है इनके स्पर्म्स मोटाइल हैं, ये स्विम कर सकते हैं, तो इनको वाटर की ज़रूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए। तो वाटर शबनम के कतरों की शक्ल में या फिर बारिश की फार्म में, किसी भी फार्म में होगा तो ये रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं। जबकि जो हमारे पास दूसरा प्लांट ग्रुप है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, इनके पास मखसूस कुछ तरीके होते हैं जिनके ज़रिए ये एग सेल्स और स्पर्म सेल्स की फ्यूजन करवा सकते हैं। इनको इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए वाटर की ज़रूरत नहीं होती। स्टूडेंट्स, प्लांट्स के लाइफ साइकिल के अंदर दो मुख्तलिफ नस्लें होती हैं, दो दो मुख्तलिफ जनरेशन्स होती हैं जो एक दूसरे के बाद आती हैं, यानी कि बारी बारी जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये जो दोनों जनरेशन्स हैं एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करती हैं, और जब ये एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करेंगी तो हम इसको बोलेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स। अब ये दो जनरेशन्स हैं हमारे पास कौन सी? जो फर्स्ट जनरेशन है, एक जनरेशन, वो हमारे पास डिप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड का मतलब क्या है? टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं डिप्लॉइड, यानी इस जनरेशन के अंदर क्रोमोसोम्स के कितने सेट्स प्रेजेंट हैं? टू। और ये जनरेशन क्या प्रोड्यूस करती है? स्पोर्स। इस जनरेशन को हम बोलेंगे स्पोरोफाइट जनरेशन। जो दूसरी जनरेशन है वो हमारे पास हैप्लॉइड होती है, यानी इसके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, और ये क्या प्रोड्यूस कर रही है? गैमीट्स। तो इसी पे हमने इसका नेम क्या रखा है? गैमीटोफाइट जनरेशन। तो बेसिकली प्लांट के लाइफ साइकिल के अंदर दो जनरेशन है। फर्स्ट कौन सी है? स्पोरोफाइट जनरेशन, दूसरी गैमीटोफाइट जनरेशन। और वो प्रोसेस जिसके अंदर ये दो मुख्तलिफ जनरेशन्स हैं एक दूसरे के बाद आती हैं, तब्दील होती रहती हैं, अल्टरनेट करती हैं अपने लाइफ साइकिल के दौरान, उसको हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स। यहाँ पे आप हेडिंग बनाएंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये हमारे पास डेफिनेशन है, द फिनोमेना इन विच टू डिफरेंट जनरेशन्स अल्टरनेट विद ईच अदर ड्यूरिंग लाइफ साइकिल इज नाउन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन है स्पोरोफाइट जनरेशन की और गैमीटोफाइट जनरेशन की। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो होती कैसे है। स्टूडेंट्स, ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट होती है, यानी गालिब आती है गैमीटोफाइट जनरेशन के ऊपर। मतलब डोमिनेंट होने का मतलब है कि स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो साइज़ में बड़ी होती है
और इंडिपेंडेंट होती है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती, खुद मुख्तार होती है ये जनरेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन क्या करती है, ये मियोसिस के जरिए हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। मियोसिस आपको पता है, इसको हम रिडक्टिव डिवीजन भी बोलते थे। 9th क्लास में चैप्टर नंबर 5 में हम मियोसिस के बारे में पढ़ के आए हैं। मियोसिस के अंदर एक सिंगल पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर्स हाफ रह जाते थे, यानी हैप्लॉइड सेट जो है वो प्रोड्यूस होते थे। तो मियोसिस के जरिए स्पोरोफाइट क्या करती है, हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। ये स्पोर्स फिर डिवेलप हो जाते हैं, डिवेलप किस में हुए हैं, गेमीटोफाइट में। अब गेमीटोफाइट हमारे पास क्या है, गेमीटोफाइट जनरेशन हमारे पास साइज में नंबर 1 छोटी होगी और नंबर 2 ये इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, स्पोरोफाइट के ऊपर। क्यों क्यों ये स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड कर रही है, क्योंकि स्पोरोफाइट जनरेशन ने मियोसिस के जरिए स्पोर्स प्रोड्यूस करने हैं और स्पोर्स ने गेमीटोफाइट में डेवलप होना है। अगर स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, वो गेमीटोफाइट में डेवलप भी नहीं होंगे, गेमीटोफाइट जनरेशन नहीं बनेगी। तो इस वजह से ये इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्पोरोफाइट के ऊपर। अब ये गेमीटोफाइट जनरेशन क्या करती है, माइटोसिस के जरिए गैमीट्स बनाएगी। माइटोसिस भी हम पढ़ के आए हैं, ये भी सेल डिवीजन की टाइप है, जिसमें एक सिंगल पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं और उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर्स सेम वही होते हैं जो पेरेंट सेल के अंदर थे। अब ये जो गैमीट्स बन जाते हैं, स्पर्म्स और एग्स, वो क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे, और फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, हमने ऊपर डेफिनेशन में देखा। फ्यूज़ करने के बाद ये एक डिप्लॉइड जाइगोट बना देंगे। जाइगोट क्या करता है, फिर वो रिपीटेडली बार बार माइटोसिस करता है, और माइटोसिस जब ये बार बार करेगा तो ये डिवेलप होके दोबारा से क्या बना देगा, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन, यानी कि पेरेंट जनरेशन। ओके, ये है हमारे पास अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एक स्पोरोफाइट जनरेशन होती है जिसके पास क्रोमोसोम का सेट जो है वो 2 सेट्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, 2n। ये स्पोरोफाइट जनरेशन क्या करती है, स्पोरोफाइट जनरेशन मियोसिस करके प्रोड्यूस कर देती है स्पोर्स, और आप देख सकते हैं मियोसिस की वजह से क्रोमोसोम्स के का जो सेट था वो क्या हो गया है, सिंगल 1n। ये स्पोर्स क्या करते हैं, फिर ये माइटोसिस करते हैं, माइटोसिस करके ये गेमीटोफाइट बना देते हैं, गेमीटोफाइट जनरेशन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि गेमीटोफाइट जनरेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, स्पोरोफाइट जनरेशन के ऊपर। तो स्पोरोफाइट जनरेशन ही गेमीटोफाइट जनरेशन को प्रोड्यूस कर रही है। अब गेमीटोफाइट क्या करती है, माइटोसिस करेगी, और माइटोसिस करके क्या बना देगी, गैमीट्स। ये हमारे पास मेल और फीमेल गैमीट्स बन जाते हैं। अब ये गैमीट्स क्या करते हैं, जाइगोट बना देंगे। जाइगोट के अंदर देखें आप लोग, डिप्लॉइड है ये, 2n का मतलब है इसके पास अगेन हमारे पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आ गए हैं, क्योंकि 1n + 1n हमारे पास क्या आ गया है, 2n। अब ये जाइगोट क्या करता है, रिपीटेडली बार बार माइटोसिस करता है, माइटोसिस करके अगेन ये पेरेंटल जनरेशन यानी कि स्पोरोफाइट जनरेशन बना देता है। इस तरीके से जो प्लांट का लाइफ साइकिल है वो चलता रहता है और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता रहता है। स्पोरोफाइट जनरेशन, उसके बाद गेमीटोफाइट जनरेशन, फिर स्पोरोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस होगी, उसके बाद गेमीटोफाइट जनरेशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि एंजियोस्पर्म्स जिनके अंदर फूल लगते हैं, ऐसे पौधों के अंदर रिप्रोडक्शन किस मेथड के ज़रिए होगी। एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो हमारे पास पेरेंट प्लांट होता है वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन होती है, यानी उनके अंदर 2 सेट होते हैं क्रोमोसोम्स के, और स्पोरोफाइट जनरेशन जो है हम पीछे देख के आए हैं, इंडिपेंडेंट होती है, बिग इन साइज़ होती है, और स्पोर्स प्रोड्यूस करके गेमीटोफाइट जनरेशन को डेवलप करवाती है। और इस जनरेशन के अंदर जो हमारे पास मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो इसका फ्लावर होता है। एंजियोस्पर्म्स का फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। अब जो फूल के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, वो इस तरतीब से प्रेजेंट होते हैं कि वो एक घेरे की फॉर्म में, वोल की फॉर्म में अरेंज होते हैं। टोटल जो है फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म्स के अंदर 4 जो है वो वोल्स प्रेजेंट हैं। आउटर 2 जो कि हमारे पास नॉन रिप्रोडक्टिव हैं, यानी रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, और इनर 2 जो हैं वो हमारे पास रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं, इनको हम रिप्रोडक्टिव वोल्स बोलेंगे। वोल्स हमारे पास क्या है, जो हमारा फ्लावर होता है वो एक्चुअली एक कंडेंस शूट होती है, छोटी सी शूट होती है,
और उसके अंदर जो नोड्स होते हैं वह एक दूसरे के बहुत करीब करीब मौजूद होते हैं। अब जो फूल के मुख्तलिफ हिस्से हैं यानी कि उसकी पत्तियां या फिर उसके जो इनर पार्ट्स हैं वो सारे उन नोड्स के ऊपर अटैच होते हैं। वो तमाम स्ट्रक्चर जो एक नोड के ऊपर प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? वॉल। ऑल द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट एट वन नोड आर कलेक्टिवली कॉल्ड द वॉल। ओके, आउटर मोस्ट वॉल हमारे पास जो फ्लावर का है वो कौन सा है? केलिक्स। यूजुअली ज़्यादातर ये सब्ज़ रंग का होता है और इसके जो यूनिट्स होते हैं, एक एक इनफरादी यूनिट जो इसका होता है, जिनको आप लीफलेट्स बोलते हैं, पत्तियां कह सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सीपल्स। सीपल्स क्या करते हैं? इनका फंक्शन हमारे पास क्या है? सीपल्स प्रोटेक्ट द इनर वूल्स एट बड स्टेज। ये जो अंदर में वाले वूल्स होते हैं उनको बड स्टेज के ऊपर प्रोटेक्ट करते हैं, यानी वो मरहला जब फूल की कली जो बनी होती है, कली वाले मरहले को हम क्या बोलते हैं? बड स्टेज, जिसके ऊपर ये जो अंदर वाले पार्ट्स होते हैं, अंदर वाले जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं फूल के, उनको ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास इससे जो अंदर वाला पार्ट है वो हमारे पास कौन सा है? करोला। और इसका कलर हमारे पास क्या है? इसका कलर ब्राइट होता है, शो कलर होता है यूजुअली ये, यानी कि आप देख सकते हैं रेड हो सकता है, पिंक हो सकता है। तो इसके जो इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पेटल्स। पेटल्स पत्तियों को बोलते हैं हम। इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है इन्होंने मुख्तलिफ मक्खियों या परिंदों को अट्रैक्ट करना होता है। क्यों अट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि ये जो बीज और बर्ड्स हैं ये हमारे पास एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक मेथड है जिसके ज़रिए रिप्रोडक्शन होती है। अभी हम इसी टॉपिक में पॉलिनेशन को देखेंगे। अब थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है? एंड्रीशियम। ये हमारे पास जो अब हम थर्ड और फोर्थ वॉल पढ़ेंगे, ये इनर टू रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं फ्लावर के, तो ये रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं। एंड्रीशियम हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। इसके जो यूनिट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्टेमन्स। जो हर स्टेमन होता है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? एक दागे फिलामेंट प्रेजेंट है और फिलामेंट के साथ उसका जो फ्री एंड है वहाँ पे एक एंथर अटैच होता है। नेक्स्ट डायग्राम में हम इसको दोबारा से देखेंगे स्ट्रक्चर को। एंथर के अंदर पोलन सैक्स प्रेजेंट होती हैं। उन पोलन सैक्स के अंदर मियोसिस के ज़रिए हैप्लाइड माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। मियोसिस के ज़रिए क्या प्रोड्यूस होगा? हैप्लाइड माइक्रोस्पोर्स। यानी हैप्लाइड का मतलब क्या है? अगेन मैं आपको बता रही हूँ, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जिनके अंदर हूँ उनको हम क्या बोलते हैं? हैप्लाइड। इन हैप्लाइड माइक्रोस्पोर्स को हम क्या बोल रहे हैं? पोलन ग्रेन्स। किसके ज़रिए प्रोड्यूस हो रहे हैं? मियोसिस के ज़रिए। अब होता क्या है? ये माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके हर माइक्रोस्पोर मेल गैमीटोफाइट जनरेशन में तब्दील हो जाता है, मेल गैमीटोफाइट जनरेशन बना देता है। अब जो माइक्रोस्पोर्स के न्यूक्लियस है वो क्या करता है? वो माइटोसिस करता है। न्यूक्लियस जब माइटोसिस करता है तो दो न्यूक्लियस प्रोड्यूस हो जाते हैं हमारे पास। एक है हमारे पास ट्यूब न्यूक्लियस और दूसरा हमारे पास है जनरेटिव न्यूक्लियस। अब जनरेटिव न्यूक्लियस क्या करता है? ये माइटोसिस के ज़रिए दो स्पर्म्स बना देता है। इस तरीके से हमारे पास जो मेल गैमीटोफाइट जनरेशन होती है उसके अंदर हमारे पास एक ट्यूब न्यूक्लियस होगा और दो हमारे पास क्या होंगे? स्पर्म्स। तो ये ट्यूब न्यूक्लियस और स्पर्म्स वगैरह ये सारे हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारे पास क्या है? मेल गैमीटोफाइट जनरेशन ऑफ प्लांट्स। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, सिंपल सा आपने याद रखना है कि एंथर के अंदर जो पोलन सैक्स होती है उसके अंदर मियोसिस के ज़रिए हैप्लाइड माइक्रोस्पोर्स यानी कि पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये पोलन ग्रेन्स फिर जब जर्मिनेट करते हैं, माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करते हैं तो क्या बना देते हैं? मेल गैमीटोफाइट जनरेशन। इस दौरान जो इनका न्यूक्लियस है वो माइटोसिस करता है। पहले क्या हुई थी? मियोसिस। अब न्यूक्लियस क्या करता है? माइटोसिस, और दो न्यू न्यूक्लियस बना देगा, ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस। और जनरेटिव न्यूक्लियस क्या करेगा? दोबारा से माइटोसिस करके स्पर्म्स प्रोड्यूस कर देगा। इस तरीके से टू स्पर्म्स और वन ट्यूब न्यूक्लियस, ये हमारे पास क्या है? मेल गैमीटोफाइट जनरेशन। अब जो सबसे लास्ट यानी कि फोर्थ वोल है हमारे पास फ्लावर का, वो क्या है? जेनिशियम। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। इसके यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? कार्पल्स। जैसे हमने जो एंड्रीशियम था उसके इंडिविजुअल यूनिट्स को क्या बोला था? स्टेमन्स। इसके यूनिट्स का नाम क्या है? कार्पल्स।
और कार्पेल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं? इसके अंदर हमारे पास बेस पे एक ओवरी प्रेजेंट होती है, स्ट्रक्चर है ये। उसके बाद दरमियान में हमारे पास स्टाइल, और सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट है? स्टिग्मा। अब ओवरी के अंदर एक या एक से ज़्यादा जो है वो ओव्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। उन ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है, जैसे पीछे हमने देखा कि हैप्लाइड माइक्रोस्पोर्स बनते थे, यहाँ पे क्या होगा, ओव्यूल के अंदर हैप्लाइड मैक्रोस्पोर्स बनते हैं। और ये कैसे बनते हैं? सेम उसी प्रोसेस के ज़रिए जैसे मेल गेमेटोफाइट जनरेशन के अंदर मियोसिस हुई थी, यहाँ भी मियोसिस होगी, और मियोसिस के ज़रिए हमारे पास क्या बन जाते हैं? हैप्लाइड मैक्रोस्पोर्स। मैक्रोस्पोर्स क्या करते हैं? जर्मिनेट करके फीमेल गेमेटोफाइट जनरेशन बना देते हैं। और जो मैक्रोस्पोर हैं वो माइटोसिस करते हैं, माइटोसिस करके ये क्या करेंगे? एग सेल प्रोड्यूस करेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, जैसे कि फ्यूजन न्यूक्लियस। अब ये जो हमारे पास फाइनल आ जाते हैं एग सेल्स और उनसे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, यानी कि फ्यूजन न्यूक्लियस, ये हमारे पास क्या है? फीमेल गेमेटोफाइट जनरेशन। ये है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सबसे जो आउटर मोस्ट वॉल था, जिसको हमने केलिक्स बोला था, उसका हमारे पास इंडिविजुअल यूनिट क्या था? सीपल। ये हमारे पास पार्ट है सीपल। उसके बाद इससे जो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर था उसको हमने करोला बोला था, और उसके इंडिविजुअल यूनिट्स हमारे पास क्या है? पेटल्स। ये जो आपको येलो कलर की साइड नज़र आ रही है, ये हमारे पास क्या है? पेटल्स। उसके बाद जो थर्ड पार्ट था वो हमारे पास था एंड्रीशियम, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसके इंडिविजुअल यूनिट को हमने क्या बोला था? स्टेमन। और स्टेमन के अंदर आप देख सकते हैं ये हमारे पास फिलामेंट प्रेजेंट है, ये एंथर है, और इस एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट करने थे, यानी एंथर के अंदर जो है पोलन सैक्स थी, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स हमारे पास प्रोड्यूस हो गए थे। लास्ट जो हमारे पास पार्ट था वो हमारे पास कौन सा था? कार्पिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसके अंदर हमारे पास ये बेस पे क्या प्रेजेंट है? ओवरी, बेसल ओवरी। उसके बाद दरमियान में हमारे पास क्या प्रेजेंट था? स्टाइल, और सबसे ऊपर हमारे पास क्या था? स्टिग्मा। और ओवरी के अंदर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स हमने कहा था हो सकते हैं, और ये क्या है? ओव्यूल। इन ओव्यूल्स के अंदर बाद में मैक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस हुए, और मैक्रोस्पोर्स के ज़रिए फीमेल गेमेटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने देखा कि फ्लावर के अंदर मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स थे वो कौन कौन से पार्ट्स थे, गैमीट्स प्रोड्यूस हुए। अब हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट स्टेप फर्टिलाइजेशन देखेंगे कि कैसे जो है एक पेरेंटल जनरेशन से डॉटर जनरेशन प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस हो जाती है। ओके अब जब पोलन ग्रेन्स जो प्रोड्यूस हुए थे, जब वो मेच्योर हो जाते हैं, तो मेच्योर होने के बाद वो स्टिग्मा के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। स्टिग्मा आपको पता है ये फीमेल गैमीटोफाइट जनरेशन का सबसे जो ऊपर वाला पार्ट है वो था। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा। इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन। अब स्टिग्मा में पहुंच के होता क्या है कि हमारे पास पोलन ग्रेन के अंदर आपको पता है दो चीज़ें थी, स्पर्म्स, और दूसरा क्या था हमारे पास? ट्यूब न्यूक्लियस। दो स्पर्म्स थे और क्या था? ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस क्या करता है? जब वो स्टिग्मा के अंदर एंटर होता है तो एक पोलन ट्यूब बनाता है। उस पोलन ट्यूब के अंदर इस का जो है वो ट्यूब न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, और दो स्पर्म्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये ट्यूब क्या करती है? जो नेक्स्ट स्टिग्मा के नीचे हमने देखा स्टाइल है, स्टाइल के नीचे हमने देखा था ओवरी है। ये ट्यूब ग्रो करती जाती है, और स्टाइल तक जब पहुंचती है उसके बाद ये ओवरी तक पहुंच के ओव्यूल्स के अंदर एंटर हो जाती है। जो ही ये पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर होगी तो जाहिर सी बात है इसके अंदर क्या था? ट्यूब न्यूक्लियस और टू स्पर्म्स। तो ये ब्रस्ट करती है, फटती है, और फटने के बाद अपने स्पर्म्स को ओव्यूल के अंदर रिलीज़ कर देती है। ओव्यूल्स के अंदर जब रिलीज़ करेगी तो स्पर्म जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन में एंटर हो चुके हैं। एक स्पर्म क्या करता है? वो फ्यूज़ करता है एग सेल के अंदर। एग सेल हमें पता है ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट था, पीछे हमने जाइनिशियम के अंदर देखा है। और ये क्या बना देगा? एक डिप्लॉइड ज़ाइगोट। डिप्लॉइड ज़ाइगोट क्यों बना है? स्पर्म वन एंड था, एग सेल भी वन एंड था, फ्यूजन के बाद क्या हो गया है? डिप्लॉइड ज़ाइगोट। और जो दूसरा स्पर्म है वो क्या करता है? वो फ्यूज़ करता है डिप्लॉइड फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ। डिप्लॉइड फ्यूजन न्यूक्लियस हमारे पास प्रेजेंट होता है एग सेल के साथ, जो दूसरा स्ट्रक्चर एसोसिएटेड स्ट्रक्चर था वो ओव्यूल के अंदर।
अब जब दूसरा स्पर्म इसके साथ फ्यूज़ करेगा तो डिप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड स्पर्म फ्यूजन के बाद ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बना देंगे। इस ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ है, लेकिन दो फर्टिलाइजेशंस हुई हैं। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में एक स्पर्म और एग ने फ्यूज़ करके जाइगोट बनाया, और सेकंड फर्टिलाइजेशन में दूसरे स्पर्म ने डिप्लॉइड फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करके ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस यानी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया। तो एट द सेम टाइम दो फ्यूजन्स हुई हैं, जिसकी वजह से प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन की बजाय क्या बोलेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। अब बाद में क्या होगा? जो जाइगोट हमारे पास आ गया है, उस जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होगा और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म टिश्यू बन जाएगा। एंडोस्पर्म टिश्यू क्या है? ये डेवलपिंग जो एम्ब्रियो होगा, जो एम्ब्रियो ग्रो करता है, उसके लिए ये फूड है। ओव्यूल क्या कर जाएगा? ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ओवरी था वो क्या बन जाएगा? फ्रूट। इस तरीके से मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं वो डिवेलप हो जाएंगे। उसके बाद जब सीड्स मेच्योर हो जाते हैं, मेच्योर होने के बाद वो फैल जाते हैं, और अगर सीड्स को कोई सूटेबल कंडीशन मिलेगी, यानी सूटेबल कंडीशन का मतलब है कोई ऐसी सॉइल जिसके अंदर वो इजीली प्लांट ग्रो कर सकता है, तो उनके जो एम्ब्रियोज हैं, ये जो हमारे पास बने थे, फाइनली ये न्यू प्लांट्स में डेवलप हो जाएंगे, और न्यू प्लांट्स हमारे पास अगेन क्या हो जाएगा? डिप्लॉइड स्पोरोफाइट नेक्स्ट जनरेशन। तो इस तरीके से एक पेरेंटल जनरेशन से न्यू प्लांट जो है वो डेवलप हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आउटलाइन देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट की। यहाँ पे आप क्वेश्चन बनाएंगे, आउटलाइन द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, और इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास फ्लावर है, और फ्लावर के हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एंथर और दूसरा मेंशन है ओवरी। एंथर ये आपको पता है कि ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था, और ओवरी हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था। अब एंथर से क्या होगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट है इसके अंदर 2n, और एट द सेम टाइम आप देख सकते हैं ओवरी के अंदर मैक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट हैं 2n। अब मैक्रोस्पोर मदर सेल्स यहाँ पे मियोसिस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर, और फीमेल के अंदर भी मियोसिस होगी तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे, और आप देख सकते हैं अब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम रह गया है, इसलिए ये 1n है, और यहाँ पे मैक्रोस्पोर प्रोड्यूस हो जाएंगे, ये मियोसिस के जरिए, ये भी क्या है? 1n। अब होगा क्या? माइक्रोस्पोर्स का न्यूक्लियस जो है वो माइटोसिस करता था, और माइटोसिस करके जनरेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस बन जाता है हमारे पास। और यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन में क्या होगा? मैक्रोस्पोर माइटोसिस करके फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन यानी कि एग सेल और एक डिप्लॉइड फ्यूजन न्यूक्लियस बना देगा। एग सेल हमारे पास हैप्लॉइड है, आपको नज़र आ रहा है नीचे 1n, और फ्यूजन न्यूक्लियस हमारे पास क्या था? डिप्लॉइड। अब ये जो हमारे पास ट्यूब न्यूक्लियस है, ये तो ट्यूब न्यूक्लियस ही रहेगा। जनरेटिव न्यूक्लियस से हमारे पास दो स्पर्म्स बन जाते थे, तो जनरेटिव न्यूक्लियस से हमारे पास क्या बन जाएंगे? दो स्पर्म्स। तो ये हमारे पास सारी है मेल गैमेटोफाइट जनरेशन, और ये हमारे पास बन गई फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन। अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होना है? यहाँ पे आपको पता है, हमने पढ़ा था कि पोलन ग्रेन एंथर से जब ट्रांसफ़र हो जाएंगे इधर स्टिग्मा के अंदर यहाँ पे, तो इस प्रोसेस को हम बोलते थे पोलिनेशन। तो पोलिनेशन करने के लिए सबसे पहले ट्रांसफ़र होना है जो हमारे पास मेल गैमेटोफाइट जनरेशन थी उसमें। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन है, जिसके अंदर एग सेल्स और फ्यूजन न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है, ये क्या करता है? कंस्ट्रक्ट करता है, एक पोलन ट्यूब बना देता है। इस स्ट्रक्चर को बड़ा करके आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास जो आपको पिंक कलर की नज़र आ रही है, ये पोलन ट्यूब न्यूक्लियस ने बनाई है, क्यूब बनाई है, ताकि ये स्टिग्मा के ज़रिए स्टाइल से पास करके यहाँ पे ओवरी तक रीच आउट कर सके। अब इस ट्यूब के अंदर ये आपको दो स्पर्म्स नज़र आ रहे हैं, उसके अलावा ये हमारे पास ट्यूब न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। इवेंचुअली क्या होगा? यहाँ पे जो ट्यूब है वो ग्रो करेगी, और ग्रो करके यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, ये रीच कर गई है ओवरी तक। अब जब ये ओवरी तक रीच करेगी तो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन हुई थी, यानी कि एक स्पर्म जो है वो एग सेल के साथ फ्यूज़ किया, और हमारे पास एक डिप्लॉइड जाइगोट यानी 2n जाइगोट बन गया। दूसरे स्पर्म ने क्या किया? उसने डिप्लॉइड फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ
फ्यूजन की, और यहाँ पे हमारे पास एक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया 3 ट्रिप्लाइड। ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बाद में डेवलप हो जाता है, ये जो आपको ब्लैक कलर का सारा एरिया नज़र आ रहा है एंडोस्पर्म टिश्यू के अंदर। और ये जो हमारे पास ज़ाइगोट था, ये आपको नज़र आ रहा है, ये किस में डेवलप हो गया है, एम्ब्रियो के अंदर। और बाद में आपको पता है ओव्यूल हमारे पास किसके अंदर डेवलप हो जाता था, सीड के अंदर। और फिर जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट करके अगेन ये आप देख सकते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन बना देता है, प्लांट बना देता है। उस प्लांट के ऊपर, एंजियोस्पर्म्स के ऊपर जब फ्लावर्स लगते हैं, अगेन से लाइफ साइकिल जो है वो रिपीट होता है, और इसी तरीके से ये स्पोरोफाइट जनरेशन दोबारा बना के और फिर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के ज़रिए न्यू प्लांट्स बन जाते हैं। तो ये था आपके पास आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आई, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल मेक श्योर टू आंसर यू। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।